हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ईएमआरएस का आपका जो 2023 का पेपर हुआ था उसका मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी करा चुका हूं, उसमें 25 क्वेश्चन के आसपास कराए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देख लेना। एक चीज बता दूं आपको, आप ये मत समझना कि ईएमआरएस का सिलेबस चेंज हो गया है तो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है, सिर्फ एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है टायर 1 और टायर 2 में। एक बात और बताऊंगा साथ में आपको, अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा मत करना कि सिर्फ पार्ट 1 की तैयारी करते रह जाएं। ठीक है, जो पार्ट 1 क्वालिफाई करेगा पहले 10 गुना में आएगा वही टायर 2 दे पाएगा। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा आपको, आप जब टायर 1 क्वालिफाई कर लोगे तो इतना समय नहीं मिलेगा आपको कि आप मैथ बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरी राय आपसे ये है कि थोड़ा थोड़ा मैथ भी पढ़ते रहना अभी साथ में, और प्रीवियस ईयर लगाकर एक अच्छे तरीके से अगर आप अपना पूरा सिलेबस करेंगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। दोस्तों, मैंने ईएमआरएस के लिए एक बैच भी बना रखा है, ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इवन 80% के आसपास सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो चुका है। उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर आप सॉरी डिस्क्रिप्टिव भी ऐड कर दिया है। आपको पता है पहले एमआरएस में सिर्फ एमसीक्यूज आ रहे थे, अब आपके 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के भी आएंगे, तो मैंने वो पार्ट भी उसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आप ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं आपके पास। आप मेरे ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल से जाना चाहते हैं। अगर आप लैपटॉप से जाना चाहते हैं तो mathswithrakeshchoker.com मेरी वेबसाइट भी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है बैच से रिलेटेड तो ये मेरा नंबर है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब हम अपना सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं करीबन करीब आज आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन कराने का तरीका मेरा वही है, आपको उस डिटेल मेथड से आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव आए चाहे एमसीक्यूज आए, उस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए एटलीस्ट आप लगा पाओ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। The area of figure formed by joining the midpoint of the adjacent sides of a rhombus with diagonals 12 cm and 16 cm। आपको ये बताया गया है कि एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है, उसकी सारी भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाकर, उसकी सारी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाई गई है, और उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपसे पूछा है। सबसे पहले तो अगर आपको थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बता दूं, अगर आप किसी रोम्बस, किसी समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनती है वो आपकी रेक्टेंगल बनती है, आयत बनती है। आइए समझते हैं कैसे बनती है। देखो, एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर भी ढंग से लगाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, और वो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा कि भाई हाँ, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा तो सिर्फ आप इसी क्वेश्चन से सारी बेसिक थ्योरी समझ लो। ये हमारी एक रोम्बस है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अब अगर मैं इन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाऊं तो आपकी कैसी क्वाड्रिलेटरल बनने वाली है, आइए उसको देखते हैं। मैं इन दोनों साइड्स के अगर मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये कुछ ऐसे मिलेंगे, इनको मिलाऊंगा तो ये भी कुछ ऐसे ही मिलेंगे, ये भी कुछ ऐसे मिलेंगे, और ये भी कुछ ऐसे मिलेंगे। इस तरीके से आपके क्वाड्रिलेटरल बनाई गई है। अब आपने एक बात समझनी है, जो आपकी बाहर वाली आकृति है वो रोम्बस है, जो अंदर वाली आकृति है वो रेक्टेंगल है। वो रेक्टेंगल ही क्यों है, देखिए उसके पीछे कारण समझिए। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी थ्योरम लगेगी, थेल्स थ्योरम, जो ये कहती है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी आपकी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में अगर उसकी दो भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाया जाता है तो वो जो साइड होती है ना वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उससे आधी होती है। ये अगर ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है, ये जो साइड है ना तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और उससे आधी भी होती है। और ऑलरेडी जो आपकी रोम्बस है ना उसके डायगोनल दे रखे हैं, एक दे रखा है 12 सेंटीमीटर और एक दे रखा है 16, चलो 16 बाद में ले लेंगे। अब ये डायगोनल जो है वो 12 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली साइड 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेम ऐसे ये नियम मैं नीचे भी लगा सकता हूं, ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है जी, अब सेम नियम मैं वही थेल्स थ्योरम इस तरफ लगा रहा हूँ, इस तरफ ट्रायंगल बनाकर। ये भी एक ट्रायंगल है और इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया है, तो ये इस तीसरी भुजा से आधी होगी और पैरेलल होगी। कहने का मतलब ये जो ये रोम्बस का दूसरा आपका डायगोनल है जिसकी लंबाई आपकी 16 सेंटीमीटर है,
इसका आधा हो जाएगी ये भुजा 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है उसकी मैंने सारी साइड निकाल दी थेल्स थ्योरम लगाकर। अब जो एक क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपकी कौन सी बनेगी, ये आपकी एक रेक्टेंगल बनेगी। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, रेक्टेंगल का एरिया निकलता है आपका लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ। सिर्फ दोनों भुजाओं की गुणा कर दीजिए, लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, आपका आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, थोड़ा आराम से समझाऊंगा लेकिन चीजें ऐसे बता दूंगा आपको कि ज्यादा आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, बस बेसिक कंसेप्ट समझ आएगा। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। एक पॉलीगन है, पॉलीगन एक बहुभुज है, और उस बहुभुज में जो एंगल्स है ना वो आपके एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। और ये बताया गया है कि उसका सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री का है, और बाकी एंगल फिर 5-5 डिग्री के डिफरेंस पर बढ़ते जा रहे हैं। आपसे पूछा है कि उस पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो पॉलीगन के एंगल हैं वो इस तरीके से हैं, 120 डिग्री, इससे अगला एंगल 125 डिग्री, इससे अगला 130, और ये ऐसे ही चल रही है। अब ये तो इस तरीके से तो इनफाइनाइटली चलते रहेंगे ही, इनकी कोई लिमिट तो होगी ना। आपको एक बात ध्यान रखना है, कोई भी आपका पॉलीगन में एंगल होता है ना वो 180 से बड़ा नहीं हो सकता। इस तरीके से आप जितने भी एंगल बनाएंगे 180 से बड़ा एंगल आपका नहीं हो सकता। तो ये आप एक यहाँ पर एक लिमिटेशन लगी है, अदरवाइज तो ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाती, भाई 5-5-5 जोड़ते रहो आप कभी तक नहीं। ये एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये 5-5 बढ़ के बस 180 तक जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरा, अब मुझे ये भी पता है कि कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन है उस पॉलीगन के एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, वो उसको आप उसका फार्मूला होता है एक n-2 मल्टीपल 180। आप इस फार्मूले से किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। जो उसके अंतः कोणों का योग है उसका फार्मूला होता है n-2 मल्टीपल 180। अब n क्या है, यहाँ पर n है उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स, उसकी भुजाओं की संख्या। तो इस तरफ मैंने सारे कोणों का जोड़ निकाल दिया। और क्या मैं इस सीरीज से भी कोणों का जोड़ निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये एक सीरीज है, आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू टी। मैंने एक छोटा सा जुगाड़ लगाया, एक तरफ तो मेरे पास जो पॉलीगन जो बहुभुज के एंगल्स का सम निकालने का फार्मूला था वो रख दिया, यहां से मैंने सारे एंगल्स का सम निकाल दिया। एक ये एपी में है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एंगल्स का अगर सम निकालना है तो आपका एपी का फार्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। यहां से आपका n का मान आ जाएगा। देखिए दो इधर आ गया, 180 गुणा में 2 360, 360 n, 360 गुणा 2 720। ये n अंदर मल्टीपल होगा, a आपका 120 है, 120 गुणा 2 240, 240 n। अब ये n अंदर मल्टीपल होगा, लेकिन ये d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना n में 5 है, तो इसका मान मेरा 5 है। तो 5n हो गया, ये 5n अंदर मल्टीपल होगा, 5n की 2 माइनस 5। अब हमारा सिर्फ n ही बच गया है, एक ही इक्वेशन है हमारा, एक ही वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब इसको पूरे को इधर उधर लेके चले जाओ, 0 बराबर है 5n स्क्वायर, ये आपका बच गया है 235n प्लस का, और ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 360 है, ये घट जाएंगे आपस में। तो 10 में से 5 गया 5, ये बच गया है आपका 25, 125n बच गया है। ये आ गया आपका माइनस का 125n, उसके बाद ये उधर चला गया प्लस का 720। ये बात आपको समझ आई होगी मैंने क्या किया, 5n की 2 ऐसे कैसे रखा, 240n में से 5n चले गए तो 235n बच गए हैं प्लस के, ये उधर जाएगा माइनस का होगा तो ये इसमें से घटा दिया, माइनस का 125n आ गया है, और ये 720 उधर गया प्लस का हो गया है। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा n स्क्वायर 25n और प्लस में ये हो जाएगा 144, ये हो गया जी।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आइए हल कर लेते हैं। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको मैं मल्टीपल करूं तो 144 आ जाए, जोड़ूं तो 25 आ जाए। बच्चा बच्चा जानता है 16 और 9 होंगे। 16 और 9 को मैं गुणा करूंगा तो 25, गुणा करूंगा तो 144 आ जाएगा, जोड़ूंगा तो 25 आ जाएगा। दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, तो एक तो n माइनस 16 हो गया है, एक n माइनस 9 हो गया है। दोनों को जीरो के बराबर करेंगे तो n का मान आ जाएगा, एक तरफ से 16 एक तरफ से 9। ये लीजिए n के दो मान आ गए हैं। अब आप देखेंगे ऑप्शन में 9 भी है और 16 भी है, तो आपका क्या मन करेगा कि कौन सा आंसर ठीक है। उसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि ये एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। ये एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप ये आपके कितने एंगल होंगे जितनी उसकी साइड है, यहां पर जो मैंने फार्मूला लगाया, यहां पर ये सारे एंगल्स जोड़े, तो मैंने n क्या रखा है यहाँ, n है आपकी जितनी वो भुजाएं हैं। एंगल भी तो उतने ही होंगे, जितनी भुजाएं होंगी उतनी एंगल होंगे। तो यहां पर मुझे पता था कि मैं n को क्या मान रहा हूं, नंबर ऑफ साइड मान रहा हूं। अगर नंबर ऑफ साइड 16 है तो इसका मतलब ये 16 पद लिखे जाएंगे। तो 16वां पद क्या होगा, अगर मैं 16वां पद निकालना चाहता हूं इसका, तो इसका 16वां पद होगा a प्लस में 15d। अब a तो 120 है, d जो है आपका d 5 है, तो 5 गुना 15 75 हो गया है, और ये इसमें जुड़ा तो 195 हो गया है। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा एंगल 195 हो जाए। इस तरीके से जो 16वां एंगल आएगा वो तो आपका 195 आ जाएगा, 180 से ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, आपका आंसर नो होगा। ठीक है जी, बात आपको समझ आई होगी, पूरी डिटेल से बता रहा हूँ। अब आपको ये लगेगा कि शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज में भी आपने क्वेश्चन हल करने हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी, दोनों का मिक्सचर हम रखेंगे। भाई इनको थोड़ा सा 2-3 स्टेप काट के थोड़ा और छोटा किया जा सकता है, लेकिन डिटेल मेथड भी आपको समझ आना चाहिए। ये जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराए हैं, ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के थे, इसके जो बाकी क्वेश्चन थे वो मैं पार्ट 1 में करा चुका था। अब हम यहाँ से मैंने क्या किया है, जो आपका ईएमआरएस का पेपर है ना, वो था जम्बल्ड, कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन थे, मैंने उसको सभी को टॉपिक वाइज लगा दिया है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। मेरे ख्याल से 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे ट्रिग्नोमेट्री के, और बिल्कुल आसान थे। आइए देखते हैं। कोसेक 75 डिग्री प्लस ए माइनस सेक 15 डिग्री माइनस ए माइनस 10 55 डिग्री प्लस ए प्लस कोट 35 डिग्री माइनस ए, इसकी वैल्यू निकालनी है बस, को कुछ नहीं है, सिंपल इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। जब भी आपको दो कॉम्प्लीमेंट्री आपके टी रेशो मिलते हैं तो उनके एंगल्स का सम करके देख लिया करो, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आपको पता है कोसेक और सेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर को लगाओगे तो सेक कोसेक बन जाएगा, कोसेक का को हटा दोगे तो सेक बन जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है और इनके एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मैंने देखा इसको एंगल को और इस एंगल को अगर मैं जोड़ूं तो 90 डिग्री बनता है। कैसे, प्लस के ए से तो माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, 75 प्लस 15 आपका 90 होता है। इसका मतलब इनका जो एंगल्स का सम है ना वो 90 डिग्री है। अब एक छोटी सी थ्योरम बताता हूं आपको जो बहुत काम आएगी। अगर ए और बी, ए बी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर ये दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो होते हैं उनका जो आप डिफरेंस करते हैं वो जीरो हो जाता है। कोसेक ए माइनस सेक ए, सेक बी हो जाएगा, सॉरी, ये जीरो हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, इसके पीछे कारण ये है, अगर ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो आपका कोसेक ए सेक बी के बराबर होता है। ये दोनों बराबर होते हैं आपस में, अगर ये दोनों बराबर हैं मैं इनको घटाऊंगा तो आपका आंसर जीरो ही आएगा। अब अगर मैं ये बोलूं क्योंकि इनका एंगल 90 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है, अगर बराबर है उनको आपस में घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। अब सेम ऐसे ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, 10 के आगे को लगा दूं तो कोट बढ़ जाता है, अगर मैं इन दोनों के एंगल्स का सम करता हूं तो वो भी 90 बनता है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 55 35 आपका 90 होता है। अब अगर ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और ये कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो है तो ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं और एक प्लस का है एक माइनस का है तो आपस में घट जाएंगे और ये भी जीरो आएगा, तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। ये लीजिए,
कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें थ्योरम पता होनी चाहिए। इसको थोड़ा और डिटेल से बता देता हूँ। अगर आपके ए और बी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो साइन साइन ए साइन के आगे को लगा दिया, कोस बी बराबर हो गया आपका टेन ए, इसके आगे को लगा दो, कोट बी बराबर होगा। आप लगा दो सेक ए, इसके आगे को लगा दो, कोसेक बी बराबर हो गया। ये नियम काम करता है। ठीक है जी। अब कोसेक और सेक बराबर होंगे अगर उनके एंगल्स का सम 90 डिग्री है, दोनों बराबर है, बीच में माइनस है, जीरो आ गया। टेन और कोट बराबर होंगे अगर उनके एंगल्स का सम 90 डिग्री है, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव, कट के जीरो हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको ये बताया गया है कि कोसेक 9 फीटा इक्वल टू साइन फीटा, ये दोनों बराबर हैं। साथ में ये भी बता दिया 9 फीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है। आपसे पूछा है कि 10 5 फीटा बताओ। मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया, आपका साइन ए और कोस बी बराबर होता है। ये कब बराबर होता है? साइन ए कोस बी बराबर होता है। कब बराबर होता है? जब इनके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो। इसका उल्टा भी सत्य है। अगर ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो ऐसा तभी संभव है जब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। अगर कोस और साइन बराबर दे रखी हैं, ऐसा तभी हुआ होगा जब इनके एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। तो मैं बोलूंगा फीटा प्लस 9 फीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों जुड़ के 10 फीटा हो गया है 90 डिग्री। आपका फीटा की वैल्यू 9 डिग्री आ गई है। आपसे पूछा है 10 5 फीटा, थीटा नहीं फीटा। अब फीटा की वैल्यू है 9, 9 प्लस 5 45, तो 10 45 की वैल्यू पूछी है आपसे। तो बच्चा बच्चा जानता है एक होता है, ये लीजिए। आप समझ पा रहे हैं? पूरा मैथ जो है आपका वो सिर्फ आपके जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके ऊपर होता है। अगर वो आपको पता है तो सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक ही लगेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a इक्वल टू 1 है, तो आप इसकी वैल्यू निकालिए। ये बहुत ट्रिग्नोमेट्री का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, शायद मैं इसको पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ। कुछ नहीं करना, इसको उधर लेके चले जाओ। कोस की पावर 4a इक्वल टू आ गया, ये उधर गया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ गया है। आपको पता है हमारी बेसिक आइडेंटिटी है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, और ये एज इट इज। अब क्या होगा, दोनों तरफ रूट कर दो। मैंने दोनों तरफ रूट किया तो कोस की पावर 4 से 2 होगी है, और साइन सिर्फ अकेला साइन ए बच गया है। बस ये निकाल लिया हमने, इसी की जरूरत थी। आपसे पूछा है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। अब आप ये बताइए साइन ए किसके बराबर है? कोस स्क्वायर ए के बराबर है। इसको चेंज कर दो तो ये आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये भी हमारी बेसिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब आपको यहां से क्या समझ आया? अगर आप समझदार हैं तो ये एक किसी भी टीचिंग एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखो। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, आपको पता चलेगा कभी भी आपसे बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। आपके एग्जाम में अगर 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, फिलहाल 55 आने वाले हैं, अगर मैं फिलहाल का एग्जाम्पल दूं तो उस 55 में से 10 क्वेश्चन आपके थोड़े लेंथी होंगे, लेकिन आपके बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान होंगे। बस आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। A ladder 14 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। ये एक वर्टिकल वॉल है, एक लैडर बिल्कुल इसके टॉप तक पहुंचती है ऐसे। ठीक है, आगे बोला गया है इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लैडर जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है। ठीक है जी। आपसे पूछा है देन द हाइट ऑफ द वॉल, वॉल की हाइट निकालनी है। लैडर की लंबाई ऑलरेडी दे रखी है 14 मीटर। ठीक है जी। एक अब हालांकि मैं इसको ये हाइट और आपका जो डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वहां से है, मैं बहुत सारी चीजें लिख के बता सकता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को हम एक बहुत खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। आप ज्योमेट्री में ये बात पढ़ेंगे, अगर आपके पास एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
उसमें एक सिचुएशन हो कि ये दोनों एंगल बराबर है और एक सिचुएशन हो ये दोनों एंगल एक दूसरे के दो गुणे हैं। अगर कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये एंगल मिलते हैं, या तो 45 मिल जाते हैं, या आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलते हैं, तो आप भुजाओं का अनुपात याद कर लीजिए। यहां पर भुजाओं का अनुपात होगा 1 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, √2 यूनिट। ये लीजिए, अगर एंगल्स की है 45 90 डिग्री, तो आपने क्या करना है, 45 डिग्री का सामने वाली भुजा 1 यूनिट, 45 डिग्री के सामने भुजा 1 यूनिट, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा √2 यूनिट। अगर 30 60 90 हो तो 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट। ये आप याद रखेंगे, बस इसी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर एमसीक्यूज में मिलेगा तो कुछ नहीं करना, इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। अब अगर ये 60 है तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल दे दिया जाता है, इस 90 को छोड़कर कोई दूसरा एंगल दे दिया जाए तो हम तीनों एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये 60 है तो ये 30 रहा होगा और ये 90 रहा होगा, तो ये वाली ट्रायंगल बन गई। तो इसकी सारी भुजाओं का अनुपात मैं लिख सकता हूं। आपका 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। तो बस आपने यूनिटरी मेथड लगाना है कि मैं ये बोलूंगा कि 2 यूनिट का मान जो है वो 14 मीटर है, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई 7 मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू, और इसको √3 से गुणा करेंगे तो 7√3 आपकी वॉल की लंबाई आ जाएगी। ये आपका आंसर है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन डिटेल में आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है, तो पता है आपको हम फिर ऐसा नहीं कर सकते, फिर आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि एज्यूम ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, एज्यूम ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बी इज 90 डिग्री, फिर आप बोलोगे द लेंथ ऑफ द लैडर इज 14 मीटर, जो आपका एंगल ऑफ डेप्रेशन है वो 60 डिग्री है, फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां से आगे बता रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, हिंदी में बता देता हूं, हमें पता है आपका ए बी डिवाइड बाई बी सी, मुझे बी सी की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, अगर इस तरीके से निकालना होता है, हम उन दो साइड्स को ले लेते हैं जिसमें से एक का मान मेरे पास है और दूसरी का निकालना है। अब मेरे पास इसका मान दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में आपका इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। अब आपको पता है हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। तो मैं बोलूंगा कि ए बी डिवाइड ए सी इक्वल टू साइन 60। ठीक है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए सी की वैल्यू 14 है, tan 60 का मान √3/2 है, ये उधर चला जाएगा, ए बी आपका 7√3 आ जाएगा। ये डिटेल मेथड है। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखा है, बाकी स्टार्टिंग की लाइनें आपको लिखनी आ जाएंगी, और उसको मैं ये जो आपकी डिस्क्रिप्टिव की क्लासेज है ना, वो मैं अलग से लूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि भी किसी भी क्वेश्चन को अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, tan थीटा और कोट थीटा की वैल्यू निकालो। बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3, निकालना क्या है, बस ये देखो, मैंने निकालना है tan थीटा और कोट थीटा, इसका सम निकालना है। तो मैंने क्या किया, इनको साइन कोस में चेंज कर दिया। ये होता है आपका साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, ये होता है कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है जी, नीचे एलसीएम ले लिया इसका, ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा, ये इसके साथ मल्टीपल होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ मल्टीपल होगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर वाला एक आ गया है। ये निकालना है मुझे,
मैंने क्या किया, जिसको निकालना था उसी को थोड़ा सा हल कर दिया, और हल करके पता चला मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, 1/sin θ cos θ, इसकी वैल्यू निकालनी। अब यहां से इसको कैसे बढ़ाऊं, एक सिंपल तरीका है, दोनों तरफ स्केयर ले लो बस आप। मैंने दोनों तरफ स्केयर ले लिया, ये हो जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। इसका स्केयर करूंगा तो 3 आ जाएगा। आपको पता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वो 1 उधर जाके उसमें से घट जाएगा, 2 आ जाएगा ये। और ये आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका साइन थीटा कोस थीटा जो है वो 1 आ गया है। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई है, 1/1 आपका 1 ही रहेगा, और ये आपका आंसर है। आई होप चीजें आपको समझ आ रही होंगी। बहुत ज्यादा शॉर्ट में नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं बता रहा हूँ, जितनी जरूरत है उस तरीके से हम क्वेश्चन को सीख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के यही 5 क्वेश्चन आए हुए थे, और आप इनका लेवल देख सकते हैं, 10th क्लास से ऊपर इनका लेवल नहीं है। अब क्वेश्चन है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी आपके 10th लेवल तक के क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन में दिया गया है द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट दिस। वो ये बोला गया कि एक लाइन है, एक लाइन है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 5 - 2, और एक दे रखा है 0 और 7। ठीक है, इस लाइन को एक पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करता है, इस लाइन को कोई एक पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करता है, और उस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आइए अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं ताकि आप रिलेट कर पाए। द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, आपने रेशियो निकालना है जिसमें लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया गया है दो पॉइंट के, कौन कौन से, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, इस पॉइंट से डिवाइड किया गया है, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपसे रेशियो पूछा है, अगर आपने रेशियो निकालना है तो उसको मान लो के रेशियो। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे हम, आप यहां से इस सेक्शन फार्मूले से या x निकाल लो या y निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं y निकाल रहा हूं क्योंकि यहां मुझे फ्रैक्शन नजर आ रही है, इसलिए y निकाल रहा हूं। सेक्शन फार्मूले से y कैसे निकलता है, देखिए, इसको इधर वाले y के साथ गुणा कर दो 7k, इसको इधर वाले y के साथ कर दो -2, डिवाइड में इन दोनों का सम। ये मैंने लगाया सेक्शन फार्मूला। अब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 4 है, बस यहां से k की वैल्यू निकाल दो, 7k - 2 = 4k + 4, ये उधर गया 4 से मल्टीपल हो गया, इधर आया 7 में से गया 3k, ये उधर गया ऐड हो गया 6, और k की वैल्यू आपकी 2 आ गई है। बस यहाँ आपका k रेशो 1 था, k की वैल्यू 2 आ गई है, ये आपका आंसर, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज, एक ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और आपसे पूछ रखा है ये ट्रायंगल कैसी है। ये ट्रायंगल आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेल बट नॉट राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल और नॉट आइसोसेल्स ट्रायंगल है, नीदर राइट एंगल नॉर आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसका मतलब आपसे ये पूछा है कि ये ट्रायंगल आपकी समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं, राइट एंगल समकोण त्रिभुज है या नहीं। उसके लिए एक बार मैंने, अब चित्र बनाने की क्या ही जरूरत है, इसको मैंने ए बी सी मान लिया, तीनों वर्टिसेस को, तीनों साइड्स की लंबाई निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, दूरी सूत्र लगाकर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल लो। पहले मैंने ए बी निकाल लिया, वो होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये लीजिए, अब ये मैंने डिटेल से नहीं लिखा है, कैसे, अगर 4 में से माइनस का 1 घटाऊंगा तो 5 हो जाएंगे, अगर 0 में से माइनस का 1 घटाऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसको अगर मैं हल करूं तो ये आ जाएगा 5 - 5 = 25 + 1 √26 आ गया। ठीक है, एक साइड आ गई है, फिर निकाल लो BC, ये साइड √x1 - x2, तो माइनस का 4 हो गया है, इसका स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2, तो माइनस का 6 हो गया इसका स्क्वायर। अब ये छोटी छोटी चीजें बता नहीं रहा हूँ आपको, प्लस माइनस ये चीजें आपको पता है। ये हो गया है 24 और ये हो गया है आपका 36, 24 और 36 52 हो गया आपका। ये लीजिए, आपको पता है किसी माइनस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। अब निकाल लो AC, ये x1 माइनस x2 तो 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस 5 का स्क्वायर, ये भी आपका 26 आ गया। अब जैसे ही मैंने तीनों साइड निकाल ली, एक बात तो मैंने ये नोट की कि दो साइड बराबर है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब ऐसे तो बोल ही नहीं सकते कि ना कि ये आइसोसेल्स है ना ही ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि राइट एंगल ट्रायंगल है बट आइसोसेल्स नहीं है। ये दो ऑप्शन हमारे कट गए हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल हमारी आइसोसेल्स है, आपकी समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल का कैसे पता चलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें पता करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, वो √50 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 26, दूसरे का स्क्वायर करेंगे 26, आप देखेंगे ये भी बराबर है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को इसने ट्रू कर दिया, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट। एक ट्राइंगल का एरिया जो है 5 इकाई है। आगे बताया गया टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर ए एंड बी, द थर्ड वर्टिसेस विच लाई ऑन द लाइन दिस इज गिवन बाय। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि आपकी एक ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टिसेस हैं, 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तीसरे के मैंने मान लिए x और y। ठीक है जी। फिर क्या बताया गया, इसका जो एरिया है ना वो 5 यूनिट है। एक बात और बताई है, ये तीसरा पॉइंट जो है ना, ये तीसरा एक लाइन पर है, ये तीसरा पॉइंट एक लाइन पर है और उस लाइन की इक्वेशन जो है वो है ये दे रखा है आपको। ठीक है, क्या किया जाए, सबसे पहले इसका एरिया निकाला जाए। इसका एरिया निकलता है डेल्टा इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर वो मैट्रिसेस वाला रूल लगा रहे हैं हम, आपको पता है डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम इसको मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में चेंज करके। वो फार्मूला डायरेक्टली याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। x1 x2 x3, पहले लिखो x1 x2 x3। उसके बाद अब यहाँ पर 1 लिखा है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद 3 आता है तो y3 माइनस y1। फिर उसके बाद फिर प्लस 3 के बाद क्या आएगा, ये तो 3 तक ही है ना, x1 x2 x3 तक ही है बस। तो इसके बाद फिर y1 माइनस y2। ये लीजिए, ये मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। आपका जो कोई भी ट्राइंगल है उसका एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। चलिए, ये ऑलरेडी इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, ये इधर आएगा तो 10 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? एरिया 5 यूनिट दे रखा था, ये 2 इधर आया 10 हो गया है। अब अंदर x1 कितना है, अब मैं इनको सभी को लिख रहा हूं x1 x2 x3। ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका x है। अब y2 माइनस का 2 है, इसमें से y घटेगा। ठीक है जी। y3 y है, माइनस y1 1 है, y1 1 है, y2 माइनस का 2 है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये सभी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, बस हल कर दो। ये हो जाएगा आपका 2 से इनको गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4 माइनस का 2y, 3 से इनको अंदर गुणा कर दिया प्लस का 3y माइनस का 3, x से अंदर मल्टीपल कर दिया 3x। ये लीजिए, ये आ गया। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं भाई। ये हो जाएगा आपका
4 और 3 7, दोनों 7 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 17, इधर बच गया है y प्लस 3x, ये बच गया। अब ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है, और ये इक्वेशन जो है इसमें जो x और y है वो कौन से हैं, वो यही एक्स वाई है, और इन एक्स वाई की एक और इक्वेशन दे रखी है। वो इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं यहां पर, बस y की वैल्यू पुट कर दें क्या। अब यहां पर y की वैल्यू कितनी है, x प्लस 3 है, वो यहां पर रख दो बस, x प्लस 3, ये इधर आया 14, ये इसमें ऐड हुआ 4x, x की वैल्यू 7/2 आ गई है, x की वैल्यू क्या आ गई है 7/2, ये लीजिए। अब दूसरा y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू इसमें रख के निकाल लो, 7/2 प्लस 3, 13/2, 13/2। अब ये देख लो कहां पर मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे दूसरी कहां से आई है, इसको पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक और पेयर बनेगा, लेकिन हमने क्या जरूरत है, जब एक निकल जाएगा दूसरा हमें पता ही है। हमने देखा एक आंसर कौन सा ठीक है एक्स वाई का, 7/2 13/2 सिर्फ इसमें ही है, ये भी ट्रू होगा, ठीक है, हम इससे मना नहीं कर रहे, लेकिन बाकी ऑप्शन में किसी में भी एक्स वाई की वैल्यू ये नहीं है, हम एक को ही निकाल के अपना आंसर लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। If P and Q are the points with coordinates A and B, then the coordinates of the point R on PQ produced such that PR equal to 2QR। आपको ये बताया गया है कि एक लाइन है PQ, P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3 4, Q के दे रखे हैं आपके 2 और 1, ये Q है ये P है। आगे बताया गया है, फिर आगे देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, आर के कोऑर्डिनेट्स बताओ ऑन पी क्यू प्रोड्यूस्ड, पी क्यू को प्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया गया है, पी क्यू को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये लो जी यहां पर आया आर, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब लेकिन एक बात बताई है, मैंने जैसे ही पी क्यू को प्रोड्यूस किया तो एक चीज आई, वो ये आई कि जो पी आर है ना वो बराबर है 2QR के, ये एक इक्वेशन आई। मैंने क्या किया, क्यू आर को एक यूनिट मान लिया, क्यू आर को, इस ग्रीन वाले पार्ट को एक यूनिट मान लिया, तो क्या होगा, पी आर कितना आ जाएगा, पी आर 2 यूनिट आ जाएगा। मैंने क्यू आर की जगह 1 रखा, 1 गुणा 2 तो 2 यूनिट आ गया, पी आर पूरा पूरा 2 यूनिट आ गया है, इसका मतलब व्हाइट वाला पार्ट भी 1 यूनिट है। तो एक्चुअल में मुझे पता चला कि ये लाइन इतनी ही बढ़ाई गई है क्यू आर जितनी पहले पी क्यू थी, इसका मतलब ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि इधर भी 1 यूनिट है इधर भी 1 यूनिट है। अब आप इसके मिड पॉइंट के आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं इधर वाले के, वो मैंने मान लिया एक्स और वाई, मिड पॉइंट के तो आ ही गए हमारे पास। अब मिड पॉइंट कैसे निकलता है, मिड पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं, एक्स निकलता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y निकलता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ऐसे निकलता है जी। अब x1 x2 कौन से रहेंगे, इस साइड के मैंने मिड पॉइंट निकालना है ना, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये आपका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, x की वैल्यू 2 है, x1 -3, x2 x ही है, यहां से x की वैल्यू निकालूं तो 2 और 2 4 और 3 7, x की वैल्यू 7 आ गई, इसकी वैल्यू 7 आ गई। अब y निकाल रहा हूं, y की वैल्यू है 1, y1 है मेरा 4, y2 y ही है 2, ये आ गया 2, 4 इधर आया माइनस का 2 आ गया, तो ये माइनस का 2 है, तो ये आपका आंसर है। पूरी डिटेल से बता रहा हूं हर छोटी चीज, अगर आपने डिटेल मेथड से भी लिखना है तो भी लगभग ऐसे ही लिखना है। अब ये क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी का है, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम वेवी करो मेथड से हल कर सकते हैं, वेवी करो मेथड से हम इनइक्वालिटी का इक्वेशन हल कर सकते हैं। अब इसकी बहुत ज्यादा डिटेल बताना संभव नहीं है, मोटे मोटे तौर पर सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी का मतलब ये है, आपने x की वो सारी वैल्यू बतानी है
जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये क्या है? इन इक्वेशन है। इक्वेशन तो क्या होती है? जिसमें बीच में बराबर लगा होता है। ये है इन इक्वेशन, इनइक्वालिटी से आया है ये। इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो एक्स के सारे मान बताने हैं। अब कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले मुझे एक बात पता चली, ये अब आपकी रैशनल इनइक्वालिटी है, इधर वाला रैशनल है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो आपकी एक फ्रैक्शन बन रही है, उसमें क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नीचे वाला पार्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो मैं एक्स का ऐसा मान नहीं रख सकता कि जिससे नीचे वाला जीरो आ जाए। ये नीचे वाला जीरो आ जाए ऐसा मैं एक्स का मान नहीं रख सकता, ये उधर चला गया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि एक्स का मान -5 तो नहीं रख सकता मैं, बाकी कुछ भी हो -5 नहीं रखा जाएगा। चलिए, अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है? वेवी कर्व मेथड ये कहता है कि आप यहां से x की दोनों वैल्यू निकाल लो। x की ऊपर से वैल्यू आएगी, 0 के बराबर करके निकाल लेंगे, 2 आ गई। यहां से नीचे, सॉरी अभी नहीं निकाल सकते, वेवी कर्व मेथड लगाने की एक और कंडीशन होती है। वेवी कर्व मेथड तभी लगा सकते हैं जब इस तरफ 0, अगर इस तरफ 0 नहीं होगी तो नहीं लगा सकते। यहां पर 0 कैसे लेके आऊं? मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 माइनस कर दिया। इसको थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं। वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए राइट साइड 0 होनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से जुगाड़ लगाया, 2 इधर से माइनस कर दिया, 2 इधर से माइनस कर दिया, क्या ही फर्क पड़ेगा? इन इक्वेशन में ऐसा कर सकते हैं हम। इसको मैंने हल किया एलसीएम लेकर, एलसीएम आ गया x+5, ये उधर उसके साथ मल्टीपल होगा तो -2x -10 और उधर आ गया है 0। इसको मैंने हल किया तो -x -12 डिवाइड बाई x+5 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। अब मुझे पता है वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए जो आपका वेरिएबल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, या फिर ऐसा करो -1 से दोनों तरफ गुणा कर दो। आपको पता है अगर आप नेगेटिव वैल्यू से किसी इनइक्वेशन को मल्टीपल करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। अगर आप माइनस की किसी भी वैल्यू से दोनों तरफ गुणा करते हो तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मैंने ऊपर वाले को माइनस से जैसे ही गुणा किया वो दोनों प्लस के हो गए हैं, लेकिन आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है। अब यहां से क्या समझ आया मुझे? अब मुझे ये समझ आया कि मुझे x के ऐसे मान रखने हैं कि वो 0 से बड़े ना हो। मैं x के ऐसे मान रख सकता हूं कि ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 0 से बड़ी ना होने का मतलब वो नेगेटिव होनी चाहिए। 0 आपका एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है, इससे इधर आपके सारे नंबर पॉजिटिव हैं, इससे इधर सारे नंबर आपके नेगेटिव हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर x के मुझे सारे ऐसे मान रखने हैं कि ये पूरी वैल्यू आपकी 0 से छोटी हो, 0 से छोटी हो मतलब नेगेटिव हो, तो आपने सिर्फ x के ऐसे मान लेने हैं जो इसको नेगेटिव कर दे। अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है? वेवी कर्व मेथड ये कहता है यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। अगर मैं x+12 को 0 के बराबर करता हूँ तो x की वैल्यू -12 आ जाएगी। अगर मैं x+5 को 0 के बराबर करता हूं तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। सबसे पहले मैंने दोनों x की वैल्यू निकाल ली और वो इस नंबर लाइन पर दिखाई। ये आपकी नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, तो इसमें आपको पता है -5 इधर होगा और -12 इधर होगा। उसका कारण आपको पता है, बड़ी संख्या राइट साइड में होती है, छोटी संख्या लेफ्ट साइड में होगी। -12 -5 से छोटा होगा। अब आपने क्या करना है, यहां पर जब मैं इसको ग्राफ में बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसमें कर्व आएगी इस तरीके से। अब वो जो कर्व आएगी उसकी वजह से इससे इधर, इस लाइन से इधर x का मान अगर आपने रख दिया, -5 से ज्यादा रख दिया x का मान, तो आपका इसका पूरा मान पॉजिटिव हो जाएगा। अभी बहुत डिटेल से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर मैं -5 से इधर x की वैल्यू -5 से इधर रखूं तो क्या होगा, इसका मान नेगेटिव हो जाएगा। वो कब तक? सिर्फ यहां तक, 12 तक। अगर -12 से इधर रख दूंगा, मैं छोटा रख दूंगा, तो भी इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि यहां पर इसका मान अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मुझे x का मान -5 से ज्यादा रखना पड़ेगा या फिर -12 से कम रखना पड़ेगा। अगर मैं इसका मान नेगेटिव चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x का मान इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा।
-5 से -12 के बीच। तो मुझे समझ आया कि x का मान जो है ना वो -12 से लेकर 5 तक, -5 तक रखना है मुझे। ये लीजिए, अब ये क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। इसका मतलब ये है कि मैं -12 और -5 नहीं रख सकता। -12 क्यों नहीं रख सकता? अगर मैं -12 रखूंगा तो -12 प्लस 12 0 हो जाएगा, तो ये तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। मुझे बराबर नहीं रखना, इसको छोटा रखना है। तो इसका मतलब मैं -12 नहीं रख सकता। इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल लगा दी मैंने कि -12 नहीं है, -12 के बाद के नंबर। फिर इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, मैं मिस्टेक कर रहा हूं। क्लोज्ड इंटरवल ऐसे होता है, ओपन इंटरवल ऐसे होता है। तो मैंने ये ओपन इंटरवल लगाया, इसका मतलब इसमें -12 इंक्लूड नहीं है, एक्स की वैल्यू में -12 इंक्लूड नहीं है, उसके बाद की वैल्यू इंक्लूडेड है। ऐसे ही -5 है, मैंने बताया था कि -5 तो हम रख ही नहीं सकते, इसकी वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब -5 भी नहीं है, लेकिन उससे उधर वाली सारी वैल्यू है। इसका मतलब -5 और -12 के बीच एक्स की जितनी वैल्यू आएंगी वो सभी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये नेगेटिव रहेगा, और ये आपका आंसर है ये। ठीक है जी, मुझे ऐसा लगा है, मैंने बहुत बेस्ट कोशिश की है आपको समझाने की। ये वे भी करो मेथड और डिटेल से बताना है असंभव नहीं है, टाइम की लिमिटेशन है, आप समझेंगे। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडुलस का। अब ये मॉडुलस का क्वेश्चन जो है, इसके लिए एक बार तो मुझे ऐसा मन करता है कि आपको ग्राफ दिखाऊं इसका, क्योंकि मॉडुलस का ग्राफ बहुत खूबसूरत होता है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है। लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार आप इसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए, आप ये समझें, अगर कोई मॉडुलस एक्स वैल्यू है और वो ए से छोटी है, ऐसे लिख रखा है, कोई मॉडुलस एक्स है और वो ए से छोटा है, तो उसका मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी ना वो -a से बड़ी होगी और +a से छोटी होगी। इसका मतलब ये है, अगर मॉडुलस एक्स जो है ए से छोटा है, ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो एक्स क्या होगा, -a, इसके नेगेटिव से तो बड़ा होगा और इसके पॉजिटिव से छोटा होगा। अर्थात अगर मैं ये बताना चाहूं कि यहाँ पर एक्स का क्या क्या मान है, तो एक्स के मान -a से लेकर +a के बीच है। यहां से ये समझ आया मुझे, इस बात को कंठस्थ कर लें, बहुत ज्यादा काम आएगी। आपका मॉडुलस एक्स अगर ए से छोटा है, मॉडुलस एक्स इज लेस देन ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो एक्स क्या क्या हो सकता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक्स क्या क्या हो सकता है, इसकी नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होगा और इसकी पॉजिटिव वैल्यू से छोटा होगा। इसका मतलब एक्स इन दोनों के बीच होगा। इसका दूसरा केस, अगर मॉडुलस एक्स जो है वो बड़ा है इसे, अगर मॉडुलस एक्स ए से बड़ा है तो इसकी सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब क्या है, उल्टी का मतलब ये है एक्स जो है वो आपका नेगेटिव ए से तो बड़ा हो जाएगा लेकिन पॉजिटिव ए से छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो आप, मैं ये कह रहा हूं कि एक्स जो है नेगेटिव ए से तो बड़ा हो जाएगा और पॉजिटिव, मैंने उल्टा लिख दिया, ये तो मैं ऊपर लिख ही रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं एक्स जो है वो छोटा हो जाएगा नेगेटिव ए से और बड़ा हो जाएगा पॉजिटिव ए से। इसका उल्टा, इसका उल्टा, भाई मैं, देखो आप खुद समझो, मैं ये बोल रहा हूं ए जो है वो बी से बड़ा है, मैंने बोला ए बी से बड़ा है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या निकला, इसका दूसरा अर्थ निकला कि बी ए से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ ना, अगर मैंने पहले ये बोला कि मॉडुलस एक्स ए से छोटा है तो तब ये सिचुएशन हुई, एक्स का मान इनके बीच आया। लेकिन अगर मैं अब उल्टा बोल दूं कि मॉडुलस एक्स जो है ए से बड़ा है, तो इसकी सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। इसका उल्टा कैसे होगा, आप सिर्फ इसको देखें, पहले इसको देखें, इधर वाले को। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, एक्स जो है -a से बड़ा है, यहां पर उल्टा हो जाएगा, -a से छोटा हो जाएगा। यहां पर क्या कह रहा हूं मैं इस तरफ कि एक्स जो है ए से छोटा है, वो ए से बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब। अब इसको दिखाने के लिए आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं ताकि ज्यादा बेहतर चीजें समझ आए। इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ, नंबर लाइन पर दिखाना चाहूँ, तो इसको नंबर लाइन पर कैसे दिखा सकते हैं, इसको नंबर लाइन पर ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर ए है नेगेटिव और यहाँ पर ए है पॉजिटिव। अब x की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि नेगेटिव ए से छोटी है, नेगेटिव ए से छोटी है, तो नेगेटिव ए से छोटे x के ये सारे मान संभव है। और इधर क्या बोल रहा हूं मैं, ए से बड़े हैं, x के मान ए से बड़े हैं इधर,
ये x के मान आएंगे। तो यहां पर अगर मुझे x के मान लिखने हो तो मैं इस तरफ लिखूंगा कि -a से और आपके नेगेटिव इन्फिनिटी तक सारे मान, यूनियन +a से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे मान। अब इसको थोड़ा और अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ऐसे टाइम पर बच्चे वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मॉडुलस x अगर a से छोटा है तो उसकी वैल्यू -a और a के बीच है, उसकी वैल्यू -a और a के बीच है। अगर वो a से बड़ा है, अगर वो a से बड़ा है तो इनको छोड़कर बाकी x के सारे मान, देखो मैंने इस बीच वाले हिस्से को छोड़ दिया, मैंने इस बीच वाले हिस्से को छोड़ दिया, x के मान ये नहीं है क्योंकि ये तो ऊपर थे, यहाँ पर इसको छोड़कर x के ये इधर वाले सारे मान होंगे और इधर वाले मान होंगे। अगर आपको समझ आया है तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में हल करेंगे। आपको दे रखा है मॉडुलस 3 - 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। मॉडुलस x कुछ भी हो सकता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो ये वाली सिचुएशन है। मॉडुलस में जो भी वैल्यू है वो a से बड़ी है, तो इसकी सिचुएशन क्या होगी, ये दो सिचुएशन होगी। क्या, ये -9 से छोटा होगा और +9 से बड़ा होगा, बस ये बात, ये कंडीशन। अगर ये मॉडुलस x जो है a से बड़ा है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके नेगेटिव से तो छोटी होगी और इसके पॉजिटिव से बड़ी होगी, दोनों तरफ से x का मान निकाल लो। यहां से मैं अगर x का मान निकाल लूं तो कैसे निकाल सकते हैं, पहले मैंने क्या किया, दोनों तरफ 3 माइनस कर दिया, तो ये -12 हो गया है, इधर -4 हो गया है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ -3 कर दिया। अब दोनों तरफ -1/4 से गुणा कर दिया, इधर -1/4 से किया तो ये हो गया है आपका 3। मैंने बताया था माइनस की किसी भी वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीपल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको -1/4 से किया तो x बच गया। यहां पर मुझे पता चला कि इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x का मान 3 से छोटा होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। x जो है ग्रेटर देन 3 है ना, तो 3 से बड़ा कोई भी मान चलेगा, 3 नहीं चलेगा। फिर इधर से इसको हल किया, दोनों तरफ -3 किया तो ये 6 आ गया, दोनों तरफ -1/4 से भाग किया, ये लीजिए, इधर -1/4 से भाग किया तो -3/2, इधर से किया x, जैसे ही माइनस की वैल्यू से मल्टीपल किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। यहाँ पर ये कह रहा हूँ x जो है -3/2 से छोटा होना चाहिए। आइए एक बार नंबर लाइन पे बना के बताता हूँ, ये नंबर लाइन है, इसमें से बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है या -3/2 बड़ा है, 3 बड़ा है, वो मैंने 3 लिया यहाँ पर। फिर ये इधर लिया। अब क्या ये दोनों वैल्यू ले सकता हूं, 3 और -3/2 नहीं ले सकता हूं, मैंने इक्वालिटी, सॉरी मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, साथ में इक्वल टू का साइन भी चल रहा है। अगर इक्वल टू का साइन भी चल रहा है तो इक्वल टू का साइन भी लगा दो। अब यहां पर समझेंगे, पहले इस 3 की बात करता हूं। यहां से मुझे क्या समझ आया, यहां से मुझे समझ आया मैं x का मान 3 ले सकता हूं क्योंकि बराबर का निशान लगा हुआ है, या फिर 3 से बड़ा ले सकता हूं। यहां से मुझे समझ आया x का मान या तो मैं 3 के बराबर ले सकता हूं या 3 से बड़ा ले सकता हूं, तो 3 तो ले ही सकता हूं। यहां पर हम इस तरीके से डार्क सर्कल लगाते हैं, मैं 3 तो ले ही सकता हूं x का मान, और 3 से बड़ा x का मान कुछ भी ले सकता हूं, यहां से 3 से बड़े x के सारे मान ले सकता हूं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, फिर मैं इस पर गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है x का मान जो है ना -3/2 के बराबर है और उससे छोटा है। कहने का मतलब -3/2 तो मैं ले सकता हूं लेकिन इससे बड़ा नहीं ले सकता, इससे छोटे सारे नंबर ले सकता हूं, इससे छोटे नंबर इधर है सारे, x के ये सारे मान संभव नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो x के ये सारे मान संभव हैं जो मैंने डार्क किए हैं। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, x के मान, पहले इसको लिख रहा हूं मैं, इसको लिखने का तरीका रहेगा कि x का मान जो है क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी क्लोज तो उस तरफ लगेगी, -3 से, इस जगह ही नहीं मैं यहाँ पर लिखने की, क्या किया जाए, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर ये लाइन लगा, x के मान, x बिलोंग्स टू, इसको लिखने का तरीका, इधर वाली लाइन को लिखने का तरीका, ये -3/2, इस मान को मैं ले सकता हूं और नेगेटिव इन्फिनिटी तक सारे मान ले सकता हूं,
ये लीजिए, ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल बता चुका हूं। इस तरफ क्लोज इंटरवल इसलिए लगाई क्योंकि -3/2 ले सकता हूं और उससे छोटे मान सारे ले सकता हूं नेगेटिव इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। एक्स के मान और भी संभव है, और कौन से संभव है, ये आपका क्लोज इंटरवल 3 भी ले सकता हूं मैं, और 3 से बड़े सारे मान ले सकता हूं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। इसको मैच करो, किसके साथ मैच हो रखा है, ये इसके साथ मैच हो रहा है, पहले वाले के साथ। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन था, पूरी डिटेल लगा के समझाया है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब दोबारा फिर वही मॉडुलस एक्स लगा हुआ है, वही नियम है। अब आप इसको देखते आंसर लगा सकते हैं अगर समझदार है। मॉडुलस एक्स अगर ए से बड़ा है तो ये सिचुएशन होगी। अगर मॉडुलस एक्स ए से छोटा होता तो मेरी सिचुएशन होती इसके लिए कि एक्स का मान होगा -a से a तक, एक सिचुएशन। अगर मॉडुलस एक्स a से बड़ा है तो इसके लिए क्या होगा, ये आपका -a से तो छोटा होगा x, और आपका a से बड़ा होगा, ये सिचुएशन। इसको दिखाने का तरीका नंबर लाइन पर, x आपका बिलोंग करता है -a से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर, पॉजिटिव a से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर। ये आपका आंसर है और ये इसके साथ मैच कर रहा है। अब ये दो क्वेश्चन आगे हैं, क्योंकि मैंने एक कंसेप्ट समझा दिया था तो दोनों साथ के साथ हो गए। अब इनइक्वालिटी के दो या तीन क्वेश्चन थे, शायद 3 आए हैं, वो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन थे। उसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए, पोलिनोमियल के पहली क्लास में करा चुका था। अब ये क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस इज ट्वाइस द अदर। आपको ये बताया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है ये, इसके जो रूट्स हैं, जो मूल हैं, वो एक दूसरे के दो गुना है। पहला अगर a है तो दूसरा 2a है, ऐसे बोला गया है। तो चलिए पहले मैंने रूट्स बना लिए। एक रूट मैंने मान लिया अल्फा, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा आपका 2 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि बताया गया है कि एक रूट दूसरे का दो गुना है, एक रूट दूसरे का दो गुना है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है। अब दोनों रूट्स आ गए हमारे, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख लो, a स्क्वायर -5a + 3 इंटू एक्स स्क्वायर +3a - 1 x प्लस में 2 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब याद कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं दो चीज निकाल सकता हूं, एक रूट्स का सम ऑफ रूट्स, वो होता है -b/a। एक निकाल सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो आता है c/a। अब ये लगाकर रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लो। अगर मैं रूट्स का सम निकाल रहा हूं तो वो निकलेगा -b/a। इसमें ये वाली वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू b है, और ये वाली वैल्यू c है। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया, इसके आगे माइनस लगा दिया पहले, और फिर नीचे a लिख दिया। ये लीजिए, ये आ गया आपका रूट्स का सम। ठीक है, उसके बाद अब रूट्स का प्रोडक्ट वो होता है c/a। c/a क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने क्या किया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, हमें पता है रूट्स ऑफ सम -b/a, रूट्स ऑफ प्रोडक्ट c/a। ये b है, ये c है, ये a है। रूट्स का सम निकलता है b/a, रूट्स का प्रोडक्ट निकलता है c/a, वो लिख दिया। अब रूट्स ये हैं दोनों हमारी इधर, रूट्स का सम है 3 अल्फा, इन दोनों का जोड़, रूट्स का प्रोडक्ट है इन दोनों का मल्टीपल। ये आ गया जी। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब ये किया जाए कि जो आपका अल्फा का मान है वो इसमें रख दिया जाए।
अब जो ये अल्फा का मान है वो इसमें रख दिया जाए। कैसे रखूं? पहले 3 को इधर लेके आओ, इस 3 को मैं इधर लेके चला गया। अब अल्फा का मान है ये, अब यहाँ पर ये अल्फा का मान रखा और इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 और फिर इसका स्क्वायर। उधर वाला है ये आया। बात आपको समझ आई? मैंने क्या किया, ये जो अल्फा का मान था वो इसमें रख दिया, बस उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसको हल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, इससे 1 से ये एक पावर कैंसिल हुई है, एक पावर बची हुई है। पहले ऊपर वाले को हल किया, ये हो गया 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 1। ये ऊपर वाला हल किया, स्क्वायर किया, इसको उधर लेके चले गए, 9 अंदर मल्टीपल कर दिया, 9a स्क्वायर माइनस का 45a प्लस का 27। अब ये एक तो काट दिया था ना मैंने, एक ही बचा हुआ था, एक को 9 से गुणा करके उधर कर दो हल इसको, ये इससे कैंसिल हो गया है। ये इधर आया तो 39a आ गया, ये उधर गया तो 26 बच गया है। a की वैल्यू 2/3 आ गई, a की ही वैल्यू निकालनी थी। ये लीजिए, अच्छा खासा क्वेश्चन था, पूरी डिटेल से बताया है आपको, चाहे आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए चाहे डिटेल में पूछा जाए, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन को हल करना है। ये आपका आंसर है 3/2, 2/3 आया था, सॉरी। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया हो, एक बार चेक कर लूँ भाई, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। नहीं, 2/3 लिखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है भाई। जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मतलब लेंथी करके बना रखा है, वो मैंने नहीं बना रखा है, वो एग्जामिनर ने ही बना रखा है। ये आपके बोथ ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के बोथ रूट्स का नेचर बताना है। वो नेचर कहाँ से पता चला? मुझे ऑप्शन से पता चला। वो जीरो होंगे, रियल होंगे, नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, कैसे पता चला? ये वो सिर्फ ऑप्शन से पता चला कि वो दोनों रूट्स का नेचर जानना चाहता है। अब रूट्स का नेचर पता करने के लिए हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनांट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभेदक, और विभेदक निकलता है b की 2-4ac। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो रूट्स बराबर होते हैं, अगर ये 0 से छोटा आ जाता है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, अगर ये 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा आ जाता है तब आपके रूट रियल होते हैं। तब क्या होते हैं? रूट देखो, अगर मैं ऐसे बराबर लगा देता हूं, ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ जाए तो रूट आपके रियल होंगे, दोनों सिचुएशन में रूट रियल होंगे। अगर बराबर आ जाता है 0 के तो रूट्स बराबर हो जाएंगे, और अगर सिर्फ 0 से बड़ा आ जाता है तो उस केस में क्या होगा? आपके रूट्स रियल होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। अब मुझे इसको हल करना है, ये निकालना है, उसके लिए मुझे बी ए सी चाहिए। ये तो डंकी फॉर्म में नहीं है, इसको बी ए सी की फॉर्म में लेके आओ, इन दोनों को मल्टीपल करो आपस में। इसको मल्टीपल किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हल करके आ गया। इनको आपस में मल्टीपल किया, ये आ गया है आपका प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी। फिर इनको मल्टीपल किया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी एक्स प्लस में ए सी इक्वल टू 0। ये लीजिए, इन दोनों को मल्टीपल किया, ये इन दोनों को मल्टीपल किया, ये इन दोनों को मल्टीपल किया, ये बस इसको जोड़ लो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे, इसको इसको इसको, पहले तो इनमें से माइनस कॉमन लिया, अंदर इन सभी को जोड़ा, तो 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है, ये और बाहर है x, a b b c c, सी ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया, ठीक है। पहले मैंने इसको सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बनाया। अब ये मेरा a है, ये पूरा b है और ये पूरा c है। मैंने a b c तीनों का मान निकाल दिया। चलिए निकाल दिया तो रखो अभी यहाँ पर। मैंने करना है
बी की 2 माइनस 4ac ये निकालना है। बी कितना है, बी ये है, इसका स्केयर करना है, इसका स्केयर करना है। अब बाहर माइनस भी लेनी है साथ में, ये माइनस भी लेनी है लेकिन उसका स्केयर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसका स्केयर खोल दो अंदर, 4a की 2, 4b की 2, 4c की 2 प्लस में 8ab, 8bc, 8ca। ये बात आपको समझ आ गई। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बाहर नेगेटिव था तो वो मल्टीपल हो गया, पॉजिटिव होने वाला है। a की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 प्लस 2ab 2bc 2c। उसके बाद माइनस 4ac, 4 का 4, a है मेरा 3 और c है मेरा ये ab bc c, ये लो। ठीक है जी, हल कर लो इसको, अंदर गुणा करेंगे इसको तो ये आ जाएगा माइनस का 12ab माइनस का 12bc माइनस का 12ca, और ये इधर वाले बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज रहेगा। अब क्या किया जाएगा, अब ये प्लस के ये माइनस के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4a की 2 प्लस 4b की 2 प्लस 4c की 2, माइनस के 12ab में से 8 प्लस के गए तो माइनस का 4ab माइनस का 4bc माइनस का 4c, ये बच गया। माइनस के 12 में से ये गया ये, माइनस के 12 में से ये गया ये, माइनस के 12 से ये में से गया ये। ठीक है जी, अब ये आ गया है। अब कोई फार्मूला नजर आ रहा है आपको? मेरे पास फार्मूला होता है बी की a की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab 2bc। तो मैंने क्या किया, इसमें से सभी में से 2 कॉमन ले लिया। सभी में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया है 2a की 2, 2b की 2, 2c की 2, 2ab 2bc 2ca, ये बच गया। अब देखो मैंने इसमें से ले लिया एक a की 2, ये 2 बाहर ऐसे कैसे, ये 2a की 2 थे ना, एक ले लिया। इसमें से एक b की 2 ले लिया, a की 2 b की 2, और साथ में ले लिया माइनस का 2ab, ये वाला। फिर क्या किया, फिर आगे चला। अब इसमें से एक a की 2 बचा हुआ है यहाँ पर, एक a की 2 बचा हुआ है यहाँ पर, और एक b की 2 बचा हुआ है यहाँ पर। फिर मैंने क्या किया, अब ये जो एक b की 2 बचा हुआ था ये भी ले लिया, b की 2 इसमें से। अब ये b की 2, b तो खत्म हो गई भाई, एक बार यहाँ ले लिया, एक बार यहाँ ले लिया। अब इसमें से भी एक c की 2 ले लिया, ये 2 थे, इसमें से एक बचा हुआ है। अब यहाँ पर लिया मैंने एक b की 2 एक c की 2, फिर अगले वाला ले लिया माइनस 2bc। अब क्या बचा हुआ है, अब यहाँ अगर हम देखें, एक तो a की 2 बचा हुआ है ये ले लिया, एक c की 2 बचा हुआ है ये ले लिया, और एक बचा हुआ है माइनस का 2ac, या फिर 2ca लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ये लीजिए, अब एक फार्मूला नजर आएगा आपको, a की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab, ये बराबर होता है a माइनस बी की पावर 2। b की 2 प्लस c की 2 माइनस 2bc, ये बराबर होता है b माइनस c की 2। यहां पर फार्मूला नजर आएगा आपको प्लस का, आप a माइनस सी लिखो, c माइनस a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं थोड़ी सिमेट्री में लिख रहा हूं बस। ये आ गया है b की 2 माइनस 4ac की वैल्यू ये आ गई है। अब ये बच्चा बच्चा जानता है ये वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है। क्यों, अंदर वाली वैल्यू सारी स्क्वायर में है, स्क्वायर में कोई भी वैल्यू होती है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती। ये अंदर वाली वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0 से छोटी होने की कोई भी संभावना नहीं है। और बाहर एक प्लस का 2 है, तो ये आपस में मल्टीपल होके कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते, 0 से बड़ी ही देंगे। इसका मतलब जो b की 2 माइनस 4ac है वो 0 से बड़ा आ गया है। अगर 0 से बड़ा आ गया है तो इसका मतलब ये है इसके रूट आपके रियल होंगे। ये लीजिए, ये आंसर आपका। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रियल सोल्यूशन बता दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है,
इसको हल करने से पहले एक बात समझेंगे आप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों को हल करके देख लो, एक्स का स्क्वायर है तो भी यही आएगा, और मॉडुलस एक्स का स्क्वायर है तो भी यही आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको इसके मैंने रूट बढ़ाने हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब वेरिएबल मेरा आपका मॉडुलस एक्स है, हो सकता है आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं मल्टीपल करूं तो 2 आ जाए, और अगर उनको जोड़ूं तो -3x आ जाए, वो मैंने तोड़ दिया। ये लीजिए, डायरेक्ट एक लाइन काट दी मैंने। मैंने क्या किया, इसको लिखा था मैंने इस तरीके से, मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस का मॉडुलस एक्स प्लस का माइनस का, तो ये भी दोबारा है ना, ये लिखना है मैंने, टू टू वन जा टू, टू वन जा टू, दोनों माइनस के। मैंने क्या किया, मिडिल टर्म को तोड़ दिया, माइनस आपका जो मॉडुलस 3 था उसको लिख दिया माइनस का मॉडुलस एक्स माइनस का 2 मॉडुलस एक्स, जोड़ेंगे तो यही आएगा। इनमें से कॉमन लिया, इनमें से कॉमन लिया, और ये आ गया है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक तो मॉडुलस एक्स बराबर 1 के है, एक मॉडुलस एक्स बराबर 2 के है। अगर ये मॉडुलस हटाएंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी +-1, अगर ये मॉडुलस हटाएंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी +-2। तो एक्स के कितने मान आ गए, एक्स के 4 मान आ गए। ये आपसे पूछा था कि इसके वास्तविक हलों की संख्या कितनी है, इसके हल कितने होंगे, इसके हल 4 होंगे भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही थी, लेकिन मॉडुलस एक्स लगने की वजह से ऐसा हुआ है। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इनसाइड अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, देन द अदर रूट इज। आपको ये बताया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक आपकी द्विघात समीकरण है, उसका जो एक रूट है ना, वो एक यूनिट का सर्कल है, ये एक यूनिट का सर्कल है इस तरीके से, इसके अंदर आया है, कहने का मतलब एक यूनिट से छोटा है। आपका जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है वो एक यूनिट के सर्कल के अंदर आया है। आपसे पूछा है कि दूसरा जो रूट होगा वो इस सर्कल के अंदर आएगा, इसके ऊपर होगा, इसके सेंटर पे होगा, इससे बाहर होगा, ये पूछा गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे दो चीजें पता है, अगर रूट्स का सम निकालना है तो माइनस का a/1 आ जाएगा, -b/a कर दिया। अगर रूट्स का प्रोडक्ट करना है तो c/1। ठीक है जी, इसको 1/1 की बजाय 1 भी लिख दो। मुझे एक चीज पता चली कि आपके जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम आएगा वो माइनस का a/1 यानी कि -a आएगा। अगर मैं इसके रूट्स का प्रोडक्ट करता हूं तो 1 आएगा। अब वो ये बोल रहा है इनमें से एक रूट जो है, 1 मिनट के लिए आप अल्फा मान लो, वो एक यूनिट के सर्कल के अंदर आया है। अगर एक यूनिट के सर्कल के अंदर आया है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो p/q की फॉर्म में होगा, एक से छोटा है तो एक सब आपकी फ्रैक्शन होगी, और कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तभी तो आपकी फ्रैक्शन एक से छोटी होगी। अगर उसका एक जो रूट है वो एक यूनिट के सर्कल के भी अंदर आया है तो मतलब एक यूनिट से छोटा है। अगर वो एक यूनिट से छोटा है तो p/q की फॉर्म में। अब अगर वो p/q की फॉर्म में है, अब मैं एग्जांपल के लिए 1 मिनट के लिए कोई भी फ्रैक्शन आपको समझाने के लिए मान रहा हूं, 1 मिनट के लिए वो 2/3 है एक रूट, फिर दूसरा रूट कितना आएगा, ये उधर जाके मल्टीपल होगा, दूसरा रूट आपका 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि जैसे ये फ्रैक्शन उधर जाकर पलटेगी तो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, और ऐसे में डिनोमिनेटर अगर ऊपर आ गया, न्यूमरेटर छोटा नीचे आ गया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, और ऐसे में क्या होगा, जो दूसरा आपका रूट आएगा वो 1 से बड़ा आ जाएगा।
अगर ये एक रूट जो है एक से छोटा है और ये फ्रैक्शन उधर जाके मल्टीपल होगी, तो जो उधर वैल्यू आएगी वो एक से बड़ी आएगी। इसका मतलब जो दूसरा रूट आएगा वो एक यूनिट से बड़ा आएगा। अगर एक यूनिट से बड़ा आएगा तो वो इस सर्कल के बाहर चला जाएगा। अगर वो एक रूट एक एक यूनिट से बड़ा आएगा तो सर्कल से बाहर हो जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी देन देयर कॉमन डिफरेंस इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, आपको एक घन इक्वेशन दे रखी है। घन क्या बोलते हैं इसको? त्रिघात। त्रिघात आपकी इक्वेशन दे रखी है, आपको ये बताया गया है इसके जो रूट्स है ना वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और आपसे पूछा क्या है फिर? आपसे पूछा है कि कॉमन डिफरेंस बताओ, डी बताओ। आइए निकालते हैं। पहले आपकी इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब ये दे रखा है जी। ठीक है, आइए निकालते हैं। सबसे पहले अगर ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके तीनों रूट्स का सम क्या आएगा? मैं मान रहा हूं अल्फा, बीटा और गामा। इन तीनों रूट्स का सम क्या आएगा? माइनस का बी बाई ए। माइनस का 12 डिवाइड में 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसके तीनों रूट्स का जो सम है वो 12 आएगा। दो दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम आएगा सी बाई ए। सी है आपका 39 और ए है आपका 1। अब तीनों रूट्स का प्रोडक्ट वो आएगा आपका डी माइनस डी बाई ए, यानी कि 28। पहले मैंने तीनों चीजें निकाल ली। मैं इस क्यूबिक इक्वेशन से तीनों रूट्स का सम निकाल सकता था, आपके दो दो के प्रोडक्ट का सम निकाल सकता था, उसके बाद तीनों का प्रोडक्ट निकाल सकता था। वो मैंने यहां पर निकाल लिया। अब मुझे एक चीज बताई गई है और वो ये बताई गई है कि आपके जो तीनों रूट्स हैं, जो आपके तीनों रूट्स हैं वो एपी में है। एपी का अगर ये अल्फा, बीटा और गामा अगर ये आपके एपी में है तो जो बीच वाला टर्म होती है ना उसका 2 गुना बराबर होता है बार वाली दोनों टर्म। ये लीजिए, अब ये यहां पर रखकर मैंने वैल्यू निकालनी है बस। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको देखा। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं अल्फा और गामा की जगह 2 बीटा रख सकता हूं। तो मैंने यहां पर रख दिया 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 12 और बीटा आ गया आपका 4। बीटा 2 बीटा बीटा 3 बीटा 3 से उधर डिवाइड कर दिया, बीटा की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा चलो, अब मैं क्या कर सकता हूं, कुछ और जुगाड़ करना है हमने वो भी देखें। अब मैं अगर यहां रख दूं बीटा की वैल्यू 4 तो ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अल्फा और गामा इनका मल्टीपल आ जाएगा 7। अल्फा और गामा 7 आ गई। अब बताइए और क्या कर सकते हैं? अब और इसको ले सकते हैं, मैं इसको ले रहा हूं तीसरे को, अल्फा इंटू बीटा। इसमें से इधर वाले में से मैंने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले सकता हूं मैं यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं बीटा। बीटा कॉमन आएगा तो अंदर वाली वैल्यू हमें पता है, लेकिन इधर से कुछ निकलेगा। क्या निकालना था हमें? डी निकालना था। डी निकालना है। चलिए डी तो हम फिर यही से निकाल लेंगे। डी कैसे निकाल लेंगे? अब मुझे ये पता है अगर ये तीनों एपी में है तो अगर बीच वाला बीटा है, ये वाला बीटा को मैंने एक्स मान लिया तो इधर वाला x माइनस डी हो जाएगा, इधर वाला x प्लस डी हो जाएगा। ये आपको पता है। अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखे हुए हैं 3 पद, बीच वाला अगर x है, इधर वाला x प्लस डी हो जाएगा, इधर वाला x माइनस डी हो जाएगा। इन तीनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो क्या होगा? इन तीनों का प्रोडक्ट करूं तो एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस डी स्क्र आएगा। ये क्या हुआ? मैंने बीटा को x माना था तो x का स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीपल किया, इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीपल किया तो एक्स स्क्र माइनस डी स्क्र आ गया। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? एक्चुअल में मैंने तीनों को मल्टीपल किया है, एक्चुअल में मैंने तीनों को मल्टीपल किया है और इसकी वैल्यू तो 28 है। ये लीजिए, अब क्या करो, एक्स स्क्र की वैल्यू पुट करो। एक्स है मेरा बी, बीटा का स्क्र करूंगा तो 4 चौके 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 4 चौके 16 आ जाएगा।
मैंने एक गलती कर दी भाई, यहाँ पर सिर्फ x आएगा, इसकी गुणा और इन दोनों की गुणा ये आएगी। अब बीटा की वैल्यू तो मेरी 4 है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 16 है, माइनस डी स्क्वायर बराबर 28, ये इससे कैंसिल हो गया, ये डी स्क्वायर उधर चला गया, ये 7 इधर आ गया, इसमें से माइनस हो गया, डी आ गया आपका प्लस माइनस का 3, ये आपका आंसर है। एक बार दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, कुछ चीजें होच पोच होगी। देखिए सबसे पहले ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी थी, इसमें अगर रूट्स का सम निकालना है, तीनों रूट्स का सम, तो वो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए किया, माइनस 12 के आगे एक और माइनस लगेगी तो प्लस का हो जाएगा, और ए की वैल्यू 1 है मेरी। फिर इसको बोलते हैं 2 एट ए टाइम, रूट्स का सम 2 एट ए टाइम, दो दो का मल्टीपल करके अगर लेते हैं तो वो होता है सी बाई ए, 39/1। अगर तीनों रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो होता है माइनस डी बाई ए, तो इन तीनों की वैल्यू 12, इनकी 39, इनकी 28 आ गई। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये किया कि ये तीनों रूट्स जो है ना वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर मैंने बीच वाले को x मान लिया तो इससे इधर वाला x प्लस डी होगा, इससे इधर वाला x माइनस डी होगा। अब मुझे पता है अगर ये तीनों एपी में है तो मुझे पता है बीच वाले का 2 गुना इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो अब 2b जो है वो अल्फा प्लस गामा आ गया है। अब यहां पर देखा मैंने अल्फा प्लस गामा, इसकी जगह मैंने रख दिया 2 बीटा, यहां पर इस इक्वेशन में अल्फा प्लस गामा की जगह 2 बीटा रख दिया, बीटा एज इट इज, ये जुड़े 3 बीटा, 3 बीटा से इसको बाकी किया, बीटा की वैल्यू 4 आ गई। अब बीटा की वैल्यू को मैंने x भी माना था, बीटा की वैल्यू को मैंने x भी माना था। अगर मैं अब इन तीनों को गुणा कर देता हूं, अगर मैं इन तीनों गुणा करूंगा तो क्या होगा, पहले x, फिर ये दोनों गुणा होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। अब x कुछ नहीं है, बीटा है, और बीटा की वैल्यू 4 है, तो x की जगह 4 रखा, एक्स स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर 16, तो डी की वैल्यू निकाल ली, प्लस माइनस 3 आई। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लगता है आपको समझ आ गया होगा। चलिए ये एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, मुझे ऐसा लगता है 1 घंटा 12 मिनट होगी है, मैं कोशिश करता हूँ कि 1 ही घंटे की क्लास हो। ये लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। इन एन एपी द पी टर्म्स जो है वो क्यू है, एपी में पी टर्म ऐसे बोलते हैं, पी टर्म, पी टर्म कैसे निकली होगी, ए इंटू पी माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही पद निकालते हैं कोई भी। अगर मैंने एपी का पी पद निकालना है तो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए एन की वैल्यू पी, तो इसकी वैल्यू बता रखी है क्यू है, ठीक है जी। फिर आगे क्या बताया, पी प्लस क्यू पद, अब की बार पद है मेरा पी प्लस क्यू, वो है आपका 0, ये कैसे निकलेगा, ए प्लस में पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा है, देन द क्यू पद, क्यू पद निकालना है आपने। अगर मैं 1 मिनट के लिए क्यू पद निकालता हूं तो कैसे निकलेगा, क्यू पद निकलेगा मेरा ए प्लस में क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो एक्चुअल में अगर मुझे क्यू पद निकालना है तो मेरा लक्ष्य है कि मेरे पास पी और डी, ए और डी होना चाहिए, पहला पद और सार्वंतर होना चाहिए। कैसे निकाल ले, सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को, इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को माइनस किया, इसमें से इसको घटाया, क्या होगा, ए से ए कट जाएगा। अब इनको आपस में घटाऊंगा, इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को आपस में घटाऊंगा, तो क्या होगा, डी कॉमन आ जाएगा बाहर, पहले उसको लिख रहा हूं मैं, p प्लस क्यू माइनस 1, फिर इसको घटाऊंगा तो दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये लीजिए, मैंने इस टर्म में से ये टर्म घटाई, फिर उधर अगर 0 में से क्यू घटाऊंगा तो माइनस का क्यू आ जाएगा। मैंने क्या किया, इस दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटाई, ये आ गया, इसको हल कर लो। इसको मैं हल करूंगा तो p से p कैंसिल हो गया है, 1 से 1 कैंसिल हो गया है, d इंटू क्यू बराबर आ गया माइनस का क्यू, क्यू से क्यू कट गया, d की वैल्यू माइनस 1 आ गई, d की वैल्यू तो निकाल दी मैंने, क्या आई, माइनस 1 आई। अब क्या किया जाए, अब ये किया जाए कि इसमें d की वैल्यू पुट कर दो, इसमें d की वैल्यू पुट कर दो, इस वाली पहली इक्वेशन में, तो क्या होगा, q बराबर आ जाएगा a 1 है प्लस में p माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस 1, कर दो इसको हल, ये अंदर मल्टीपल हो जाएंगे, q बराबर है a प्लस में, सॉरी
ए माइनस में पी प्लस का 1, ये आ गया भाई। जैसे मैंने -1 अंदर किया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, क्यू की वैल्यू आ गई मेरी। अब यहां से मुझे क्यू की वैल्यू नहीं निकालनी, ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर लेके चला गया। ये आ गया क्यू प्लस पी माइनस 1 इक्वल टू ए। ये लीजिए, ए की भी वैल्यू आ गई, ए की भी वैल्यू है, डी की भी वैल्यू है, यहां रख दो। ए की वैल्यू रखी मैंने, वो है क्यू प्लस पी माइनस 1, ये। फिर आगे है डी की वैल्यू है -1, डी की वैल्यू -1 अंदर गुणा होगी तो माइनस का क्यू और प्लस का 1। इनको हल करेंगे तो माइनस क्यू से क्यू कट गया है, -1 से +1 कट गया है, पी आ गया है आपका, और यही आपका आंसर है। ये लीजिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। हमने एपी अगर अच्छी पढ़ रखी है तो आपको समझ आया होगा, अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो एक बार रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरा टाइम लगा दिया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक आप अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, बहुत जल्दी इसका अगला पार्ट भी आ जाएगा और फिर ये खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप मेरे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, उससे आपको कंप्लीट मैथ ऐसे सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों जब हम प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं तो टाइम की लिमिटेशन होती है, मैं हर चीज़ आपको बहुत डिटेल से नहीं बता सकता, उसके बाद भी मैंने एक बेस्ट कोशिश की है हर चीज़ आपको डिटेल में बताने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।